Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 7th chapter of 11th history. The name of the chapter is Changing Culture Traditions, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। हम इस चैप्टर में 14 से लेकर 17 सेंचुरी के बीच में यूरोप में जो भी चेंजेस आई उन सब के बारे में रीड आउट कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है और आज हम आर्किटेक्चर और प्रिंटेड बुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15th सेंचुरी में रोम जो है एक स्पेक्टिकुलर वे में रिवाइव होना, पुनरुत्थान होना उसका शुरू हो गया था। 1417 तक पॉप्स बहुत ही एक स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी, क्योंकि उससे पहले 1378 से पहले उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट होते रहते थे और वो डिस्प्यूट्स जो है इलेक्शन की वजह से होते थे। लेकिन 1378 तक ये सारे डिस्प्यूट्स का जो है एंड हो चुका था, इसीलिए 1417 तक पॉप्स एक स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी। उन्होंने लोगों को रोम हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक्टिवली एनकरेज किया, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया कि भाई हमें रोम की हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, उसकी जो रिच हिस्ट्री है उसको पढ़ना चाहिए। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा रोम के जो रून्स थे उनको केयरफुली एग्जर्वेट किया गया। इस टाइम पर मीन्स 15th सेंचुरी में आर्कियोलॉजी एक नई स्किल बनी थी। दिस इंस्पायर्ड अ न्यू स्टाइल इन आर्किटेक्चर, और इस चीज़ ने आर्किटेक्चर के एक नए स्टाइल को इंस्पायर्ड किया, जिसको अब क्लासिकल के नाम से जाना जाता था। ये एक्चुअली जो पुरानी रोम आर्किटेक्चर था उसी का ही पुनरुत्थान था। मीन्स पुराने रोम 6th सेंचुरी से पहले जैसे आर्किटेक्चर रोम में बनाया जाता था, सेम उसी का कुछ पुनरुत्थान था, उसमें कुछ नए चेंजेस लाकर उसी का पुनरुत्थान किया गया था। अब पॉप्स, वेल्दी मर्चेंट्स और जो अरिस्टोक्रेट्स थे वो आर्किटेक्चर्स को और स्कल्प्टर्स को क्या करते थे, एम्प्लॉयड करते थे, काम पर लगाते थे अपने नए नए भवन बनाने के लिए। और ये जो आर्टिस्ट और स्कल्प्टर्स होते थे ये बिल्डिंग्स को पेंटिंग्स, स्कल्प्चर्स और रिलीफ्स के साथ डेकोरेट करते थे। इस टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए जो इंडिविजुअली बहुत सारी चीज़ों में स्किल्ड थे, जैसे कि हमने लियोनार्डो दा विंची के बारे में पढ़ा था कि उनका जो इंटरेस्ट था वो बॉटनी, एनाटॉमी, मैथमेटिक्स और आर्ट सभी में था। सो इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हुए जो कि पेंटर्स, स्कल्प्टर्स और आर्किटेक्ट्स सारे एक ही पर्सन के अंदर ये सारी स्किल्स जो है पाई जाती थी। और इनमें से सबसे स्किल्ड जो एग्जाम्पल है वो है माइकल एंजेलो बुओनारोती। किसका एग्जाम्पल है वो? माइकल एंजेलो बुओनारोती। माइकल एंजेलो बुओनारोती ने सिस्टीन चैपल के अंदर की जो सीलिंग होती है उसको पेंट किया था। द पाइटा नामक स्कल्पचर्स उसने बनाया था। पाइटा जिस स्कल्पचर को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा भी था, जिसमें मदर मैरी जीसस क्राइस्ट के डेड बॉडी को अपने लैप में, अपनी गोद में उठाए हुए हैं। ओके, और उसने जो है सेंट पीटर का जो चर्च था उसका भी, उसका ऊपर वाला जो डॉम था उसका डिज़ाइन बनाया था। और इन सब चीज़ों की वजह से माइकल एंजेलो अमर हो गया था। मीन्स लोग जो है उसको जानने लग गए थे कि भाई हाँ वो इस तरह से पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स करता है। ओके, नाउ एक और आर्किटेक्चर जिनका नेम था फिलिपो ब्रूनलेशी। फिलिपो ब्रूनलेशी एक फाइन आर्किटेक्चर थे जिन्होंने ड्यूमो, फ्लोरेंस में ड्यूमो को एक बहुत अच्छा डिज़ाइन दिया था। उन्होंने अपने कैरियर को एज अ स्कल्प्टर स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे जो है दूसरे स्किल्स भी उन्होंने अपने अंदर इन्वॉल्व कर दी थी, और ये अब बहुत फेमस हो गए थे इस टाइम पीरियड पर। एक और नया चेंज हुआ था, रिमार्केबल चेंज हुआ था इस टाइम पीरियड पर कि अब आर्टिस्ट को उनके नाम से जाना लगा था। इससे पहले क्या होता था, जो आर्टिस्ट होते थे वो अपने नाम से नहीं जाने जाते थे, बल्कि वो अपने ग्रुप के मेंबर के नाम से जाने जाते थे। ग्रुप का एक पर्टिकुलर नेम होता था और फिर जो है उसके मेंबर्स के नाम से वो जाने जाते थे। लेकिन इस टाइम पीरियड पर आर्टिस्ट जो है अपने नाम से जाने लगे। ओके, नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। यहाँ पर ये ड्यूमो का डॉम दिया हुआ है। फ्लोरेंस के कैथेड्रल गुंबद, इसका डिज़ाइन जो है किसने बनाया था? ब्रूनलेशी के द्वारा बनाया गया था। ओके, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। अगर दूसरी कंट्रीज के लोगों को यहाँ पर पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और बिल्डिंग्स, ग्रेट आर्टिस्ट की पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और बिल्डिंग्स को देखना होता था तो उन्हें इटली आना ही होता था। लेकिन वहीं पर अगर हम रिटन वर्ड के बारे में बात करें तो वो जो है इटली से दूसरी कंट्रीज़ में भी ट्रैवल करता था।
क्यों हुआ था ऐसा? दिस वॉज बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशन ऑफ द 16th सेंचुरी, द मास्टरी ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आने की वजह से 16th सेंचुरी में जो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आई उसकी वजह से बहुत सारी बुक्स प्रिंट होने लगी, और ये प्रिंटेड बुक्स सिर्फ इटली में ही नहीं, इटली से बाहर भी जो है जाने लगी थी, लोगों ने इन्हें पढ़ना शुरू कर दिया था। यूरोपियंस वर इंडेबिटेड टू अदर पीपल्स, और इसके लिए यूरोपियंस जो है दूसरे लोगों के ऋणी थे, मीन्स इस प्रिंटिंग के लिए दूसरे लोगों के ऋणी थे, जैसे कि चाइनीज़ के, क्योंकि सबसे पहला जो पेपर इन्वेंट किया गया था वो कहाँ पर इन्वेंट किया गया था? चाइना में ही किया गया था, और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी चाइना से ही आई थी, इसीलिए यूरोपियन लोग जो है चाइनीज़ के इसके लिए डेपिटेड थे, उनके ऋणी थे। और दूसरा जो है मंगोल रूलर्स, बिकॉज यूरोपियन ट्रेडर्स एंड द डिप्लोमेट्स हैड बिकम फैमिलियर विद इट ड्यूरिंग विजिट देयर कोर्ट, क्योंकि यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो क्या करते थे? मंगोल्स और चाइनीज़ के कोर्ट्स में जाते थे, और इसी की वजह से वो लोग इससे फैमिलियर हो पाए। पहला जो पेपर बनाया गया था वो चाइना में ही बनाया गया था। अब जो चंगेज़ खान थे वो जब उन्होंने चाइना के ऊपर अटैक किया और उसे जीत लिया था, तो वहाँ से वो बहुत सारे प्रिंटर्स को और जो आर्टिस्ट थे उनको अपने साथ लेकर आए थे, और फिर उसी के बाद उन्हें 13th सेंचुरी में पता चला था कि भाई हाँ, चाइना में पेपर को इन्वेंट कर लिया गया है। फिर उसके बाद ही मंगोलों को पेपर के बारे में पता चला था। ओके, सो जो यूरोपियन लोग थे वो चाइनीज़ और मंगोलों के ऋणी थे इस चीज़ के लिए कि भाई हाँ, उन्होंने प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है उसको इन्वेंट किया था। ओके, अर्लियर टेक्स्ट एग्जिस्टेड इन अ फ्यू हैंड रिटन कॉपीज़। जो अर्लियर जो पहले के जो टेक्स्ट थे वो कुछ ही हैंड रिटन कॉपीज़ में थी, यानी कि जो कुछ ही मैन्युस्क्रिप्ट्स उसकी बनी हुई थी। बट इन 1955 150 कॉपीज़ ऑफ द बाइबल वर प्रिंटेड इन द वर्कशॉप ऑफ जॉन्स ग्यूटनबर्ग, द जर्मन हु मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। जो जॉन ग्यूटनबर्ग की जो वर्कशॉप थी वहाँ पर 1455 में बाइबल की 150 कॉपीज़ को प्रिंट किया गया था, और उनमें उतना ही टाइम लगा था जितना कि एक हाथ से लिखने वाले लेखक को एक कॉपी लिखने में लगता है। मीन्स एक की जगह पर अब 150 कॉपीज़ को प्रिंट किया जाने लगा था सेम टाइम पर। बाय 1500 मैनी क्लासिकल टेक्स्ट नियरली ऑल इन लैटिन हैड बीन प्रिंटेड इन इटली, और 1500 तक बहुत सारे टेक्स्ट जो है इटली में प्रिंट होने लगे, और मोस्टली ये जो टेक्स्ट थे वो लैटिन में ही लिखे गए थे। अब प्रिंटेड बुक्स हर जगह पर अवेलेबल थी, उनको ख़रीदना लोगों के लिए पॉसिबल था। अब स्टूडेंट्स सिर्फ जो उनके अध्यापक थे उनके नोट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे, वो बुक्स को खरीदकर अकेले भी पढ़ सकते थे। जो आइडियाज़, ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत तेज़ी से फैलने लगी, पहले के बजाय बहुत तेज़ी से फैलने लगी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट होने के बाद बहुत सारी बुक्स प्रिंट होने लगी, और ये बुक्स जो हैं बहुत सारे रीडर्स तक बहुत जल्दी फैल जाती थी, और इसी की वजह से नए नए आइडियाज़ जो है प्रमोट होना शुरू हो गए। दिस वॉज मेड इट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल टू रीड बुक्स, और अब जो है लोग एकांत में बैठकर बुक्स को पढ़ सकते थे, वो कॉपी खरीदते थे और बुक्स को पढ़ते थे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर रीडिंग की जो हैबिट थी वो डेवलप होना शुरू हो गई। क्योंकि पहले बहुत कम बुक्स होती थी तो लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब जो है बुक्स ज़्यादा बनने लगी, और वो चीप भी होता था पहले की कंपैरेटिवली, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, और लेकिन अब ये चीप होता था, सस्ता होता था, इसकी वजह से लोगों ने बुक्स को ख़रीदना शुरू कर दिया और रीडिंग हैबिट यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गई थी। ओके, द चीफ रीज़न दैट द ह्यूमनिस्ट कल्चर ऑफ इटली स्प्रेड मोर रैपिडली अक्रॉस द एल्प्स फ्रॉम द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी के एंड तक एल्प्स पर्वत जो था वहाँ तक भी इटली कल्चर पहुँच गया था, और ये किसकी वजह से हुआ था? ये जो प्रिंटेड बुक्स सर्कुलेट हुई थी इसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया था। अब समझ में आता है कि पहले के जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स थे वो ज़्यादा दूर के एरिया में तक क्यों नहीं पहुंच पाए, वो सिर्फ लिमिटेड एरिया में ही क्यों रह गए थे? क्योंकि प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, बुक्स जो है लिमिटेड मात्रा में ही थी और लोगों के पास वो नहीं पहुंच पाती थी, इसीलिए वो जो है लिमिटेड एरिया में ही रह गए थे। अब बुक्स प्रिंट
होने के बाद बहुत जल्दी से जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ मैटर था, आइडियाज़ थे, इन्फॉर्मेशन थे, वो दूर दूर तक लोगों के पास पहुंच जाते थे और इसीलिए जो है ये जो आइडियाज़ थे, नए नए जो आइडियाज़ थे वो नए दूर एरिया तक भी पहुंचना शुरू हो गए थे। सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।